नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से मेरे YouTube चैनल के सस्पेंस स्टोरी में स्वागत है। मैं कामिनी आज आपको फिर से एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है 5 पूतों वाली माँ। पूतों का मतलब होता है बेटा। पुराने ज़माने में लोग ऐसे ही कह दिया करते थे, दूधो नहाओ पूतो फलो। अरे कोई मुझसे पूछे पूतों वालों के दुखड़े। बेबे हमेशा की तरह खुद ही बड़बड़ा रही थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा कि मैं चुपके से खड़े होकर उनकी बातें सुन रही हूँ, खखाड़ती हुई चुप हो गई। मैंने बेबे को छेड़ा, एक दिन आपकी आवाज़ का टेप भर लूँगी और सबको सुनाऊंगी। बेबे एकदम उदास हो गई, कहने लगी, इस तरह किसी की मन की बातें सुनना कोई अच्छी बात है? मैं तो बेबे के छेड़ने के लिए बोली थी। उनका दिल दुखाना मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं उनका दिल दुखा भी नहीं सकती थी। मैंने बेबे के गले में बाहें डालकर उन्हें मनाने के अंदाज में कहा, अच्छा बाबा, नहीं करूँगी टेप, पर आपके अंदर जो दुख है, आप जो अकेले में अपने आप से बातें करती हैं, कभी मुझसे बांट लोगी तो मन को शांति ही मिलेगी। अच्छा तू जा अपना काम कर, बेबे ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा। मैं जानती थी बेबे अपना दर्द मुझसे नहीं कहेगी। हाला मैं उसकी सबसे छोटी, लाडली और प्यारी बेटी थी। 5 भाइयों की इकलौती बहन। बेटी होने के नाते बेबे अपनी राजदार मुझे बना सकती थी, लेकिन कहते हैं ना कि बड़ी होकर बेटी ही माँ की सहेली हो जाती है, पर बेबे मुझे सहेली कभी मान ही नहीं पाई। एक तो उम्र का फ़र्क ज़्यादा था, दूसरा बेबे की आदत नहीं थी मेरे भाई भाभीयों की निंदा करने की। उनके मुंह से कभी भी अपने पूतों यानी बेटों के बारे में कभी नहीं सुना। बेबे कहती, बहुएं तो पराए घर से आई हैं, पर बेटों को तो मैंने ही जना है अपनी कोख से। अब अपने सिक्के को खोटा कैसे कह सकती हूँ? मुझे याद है बचपन में भी वो मलाई छुपाकर एक एक भाई को बारी बारी खिला देती। दूध मलाई तो मुझे भी देती थी, पर यह कहकर पराए घर जाना है। जितना तेरा लाड कर सकूं कर लूं, आगे तेरी किस्मत। मैं कभी कभी सोचती भी थी कि माँ तो माँ होती है, अपने शरीर के हर अंग की तरह हर बच्चे को देखना संभालना उससे स्वयं ही होता है। कभी कोई बीमार होता तो वह सब कुछ भूलकर उसी की सेवा में दिन रात एक कर देती। कभी कभी मैं कहती भी थी, बेबे किसी को कुछ हो जाए तो आप बाकी सबको भूल जाती हो। बेबी बड़ी चिंताकुल मुद्रा में जवाब देती, पिंडे के जिस हिस्से में दर्द हो सारा धन उधर ही होना वाजिब है। जब तू माँ बनेगी तब तू समझ जाएगी। आज माँ के वही अंग सब अपने अपने हाल में मस्त हैं और माँ कटे लोथे सी तड़पती रहती है। अब पिछले साल की ही तो बात है, तब सबसे बड़ी भाभी के घर बेबे बड़ी आस लेकर गई थी। उन्होंने उनसे कहा भी, देख मैं अब तेरे घर आकर रहना चाहती हूँ। बुढ़ापे में मैं अपने बेटे की देहरी पर ही मरना चाहती हूँ। अब सबसे बड़े बेटे होने के नाते उस समय तो वो कुछ नहीं बोले, पर मन ही मन गणित लगाने लगे। 3 कमरे हैं और 5 बच्चे, बेबे की खटिया कहाँ लगाएंगे? अब उन तीनों में तो चलो एक कमरे में जिसमें सामान पड़ा है दोनों मियाँ बीबी सोते हैं। कभी कभी बहनों में लड़ाई हो जाए तो निक्की भी माँ के साथ सोना पहला हक समझती है। एक कमरा तो आज चलन के हिसाब से ड्राइंग रूम बनकर बुक हो गया है। ना वहाँ कोई सो सकता है और ना ही खा पी सकता है। और बेबे के भी कई चक्कर हैं, कहीं दुपट्टा सूख रहा है, कहीं थूक की टगरी पड़ी है। अपनी छोटी संदूकनी भी उन्हें अपने खटिया के नीचे ही चाहिए। तकिया के पास एक थैले की माला, फिर हफ्तों में 2-4 दिनों में आज रविवार है, आज संक्रांति है, ये कहकर साबुन से नहीं नहाती। अजीब सी महक आती रहती है उनसे। बच्चे तो उन्हें अपने कमरे में रहने ही नहीं देंगे। बड़े को चिंता युक्त मुद्रा में देखकर वह समझ गई, आखिर माँ ही तो थी। खुद ही बोली, मेरी खटिया की तो फिक्र ना कर, रसोई के बाहर बरामदे में डाल दे, सर्दियों में सामने चद्दर बांध देना, मेरा क्या है, मौज ही मौज है। गर्मियों में हवा आएगी, सर्दियों में धूप, और रसोई में मेरी बहू के हाथ के खानों की खुशबू। अपनी बात पर खुद ही मुस्कुराते हुए बोली। उन्हें लगा यह मजाक सुनकर बड़े को भी हंसी आ जाएगी, पर उसने तो मुंह मसोसते हुए कहा, और जो तुम दिन भर खांसते और थूकती हो,
रसोई के बाहर अच्छा लगेगा? बेबे बोली। अच्छा खैर अभी तो वहीं लगाओ। कोई नहीं, तू दवाई दिला देना, खांसी कौन सी तपेदिक की है। बेबे ने फिर माहौल हल्का करने की कोशिश की। महीने 2 महीने तो सबने जैसे तैसे निकाले। चौथे महीने तो दादी को सुनाकर बच्चे भी माँ पर भुनभुनाते। माँ हमारे दोस्त सहेलियाँ आते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। दादी खांसती रहती हैं और 12 हमसे कुछ न कुछ ला देने के लिए आवाज़ देती हैं। बाथरूम वगैरह जाने में हमारा रास्ता रुकता है। 5वें महीने तो बच्चे बिल्कुल बगावत पर आ गए। अड़ ही गए कि हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, हमें डिस्टर्ब होता है। बड़े भाई जी मजबूर हो गए। वहीं उस शहर में छोटे भाई जी देवराज से कहा, कुछ महीने अब तू रख ले माँ को, माँ तो आखिर सबकी है। बड़े भाई का लिहाज, माँ की बेचारगी और कर्तव्य बोध ने उन्हें सिर झुकाकर हाँ करने पर मजबूर कर दिया। जब बेबे बड़े भाई जी के घर से चली, उनके लिए रिक्शा मंगवाया गया। सुयोग से बड़े भाई युवराज भाई एक ही शहर में रहते थे। उसी कस्बे में हमारा खानदान पाकिस्तान से आने के बाद बस गया था। बेबे ने बड़ी हसरतों से घर बनवाया था, तो 5 बेटों को सोचकर उसने नाम रखा पंचवटी। तब सोचा था कि 5 पांडवों की तरह ये बेटे उसका साथ अंत तक निभाएंगे। वह महारानी कुंती की तरह आदर पाएगी। तब यह नहीं सोचा था कि पांडवों को भी वनवास मिला था। पंचवटी से राम लक्ष्मण को भी जाना पड़ा था। जब छोटे दोनों बेटे पढ़ लिख कर अपनी अपनी नौकरियों पर चले गए तो दोनों बड़े भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों की रोज़ के खटपट से बचने के लिए बंटवारा कर लिया। दुकान बड़े भाई के हिस्से में आई और मकान छोटे के हिस्से में आया। बेबे ने फिर संतोष किया कि चलो अपने मकान में ही सही, अपनी मिट्टी वहीं से उठेगी। उन्होंने अपने दूसरे बेटे को समझाया, तुम 2 ही भाई हो एक जगह पर, मैं यहाँ मरी तो कम से कम अपने मकान की छत के नीचे मरूंगी, मन में सुर्ख होकर मरूंगी। तेरे सब भाई भतीजे आएंगे, तुम्हें लगेगा दादा के घर आए हैं, और बड़ा भी तो यहीं तुम्हारे पास में ही है। छोटे भाई जी ने सिर हिलाते हुए बेबे की संदूकनी उठाई। बेबे सोच रही थी, बड़े के घर रिक्शे पर बैठते टाइम सब कितने खुश थे। खुशी खुशी सबने पैरी पौना किया। जिसके घर में आई थी उसके सिर पर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। अपनी बूढ़ी आंखों से देख समझ भी वे चुप रह जाना जानती थी। अंदर जाकर छोटे भाई जी ने बेबे की संदूकनी उनकी खटिया के नीचे सरकाते हुए कहा, बेबे पिछली बार जब आप आई थी तब तो संदूकनी भारी थी, इस बार हल्की लग रही है, क्या बात है? इसका वजन भी आपकी तरह घटता ही जा रहा है। हमारे तो अब वजन घटने के दिन है बेटा, बेबे ने धीरे स्वर में कहा। मैंने सोचा इसका वजन भी कम कर दूं, कहाँ लांदे फलांदे फिरूंगी। मैंने सारी चांदी बड़े को दे दी है। मैंने कहा है दादी की तरफ से भारी सा चांदी का मुकुट बनवा ले, मेरे जिस पोते की भी शादी हो वही मुकुट पहनाना। बेड़ा गर्क कर दिया तूने माँ, गई चांदी पानी में। आजकल कौन चांदी का मुकुट बनवाता है? पालिश वाले गिलट के मुकुट आज किराए पर मिलते हैं। पुराने ज़माने की बातें अब कहाँ? छोटे बेटे ने राज की बात समझाते हुए कहा, इससे तो बेचकर सबको बांट देती। अब बांट लेना, मैं मरूं तो। ये सोने की चूड़ियाँ, बालियाँ और अंगूठी, बेबे ने टालते हुए कहा। अभी 4-5 महीने ही बीते थे कि बेबे के तीसरे बेटे की चिट्ठी आई। छोटे भाई जी ने हुक्म कर बताया, उन्होंने आपको याद किया है। बेबे ने बहुत कहा, मेरा आशीर्वाद लिख देना, मुझसे अब सफ़र नहीं होता, तुम चाहो तो हो आओ। हर बेटा यह मानकर चल रहा था कि उसकी बारी तो बस 4-5 महीने की है, आखिर माँ तो सबकी है। बेबे यही सोचती रही, मैंने विधवा होकर इन 5 को ऐसा पाला पढ़ाया लिखाया कि बाप की कमी ही नहीं महसूस होने दी, और ये मुझे अपने घर से ऐसे निकालते हैं मानो इनका मेरे रहने से सांस लेना ही दूभर हो रहा हो। एक तरफ पड़ी पड़ी तो रोटी भी जल जाती है, उसे भी तो पलटना और फेरना पड़ता है। चलो ठीक है, मैं भी घुमाऊंगी। गहरी सांस लेते हुए बेबे ने फिर अपनी पोटलियां बांधनी शुरू की। चलते चलते एक अंगूठी भाई जी को पकड़ा दी और बोली, रख ले, क्या पता बाद में क्या हिस्सा मिले, मेरी निशानी याद आएगी। तीसरे नंबर का बेटा वैसे तो संपन्न था, मियाँ बीबी दोनों कमाते थे। उनके
दोनों लड़के बहुत ही उद्दंड थे। मम्मी पापा जैसे ही नौकरी पर जाते उन्हें नई नई शैतानियाँ सूझती। बेबे को वैसे भी उनके बगल वाला कमरा दिया गया था। उसकी एक दीवार सीढ़ियों की तरफ जालियों वाली थी। कहने को तो कहा गया कि आते जाते घर वाले दिखते रहेंगे तो मन लगा रहेगा, अकेलापन नहीं लगेगा। पर वही दीवार दुखड़े का कारण बन गई। लड़के कभी सफ़ेद चादर ओढ़कर भूत बनकर डराते, कभी टार्च रखकर चादर से ढककर, कभी उसे जलाते कभी बुझाते। बेबे डरती पर उसे अंदर के सेट कमरों में कौन सुलाए। पीछे एक सरदार परिवार भी किराए पर रहते थे। उनके जवान लहीम सहीम 3 बेटे थे। बेबे को जालियों में वे दाढ़ी मूंछ और पगड़ी वाले गबरू याद आ जाते। वे चीखने लगती और पुरानी बातें याद कर कर के बड़बड़ाने लगती। और उनके पोते अनिल और सुनील उनकी बातों को टेप करके टीवी पर हॉरर शो की तरह सबको सुनाते, खूब हंसते और मजाक बनाते। बेबे की अपनी आप बड़बड़ाने की आदत तब से ही पड़ी थी। बेबे की दिमागी हालत बिगड़ने लगी। एक समझदार पढ़े लिखे बेटे होने के नाते उनके तीसरे बेटे ने यह जानकारी सबको देना अपना फ़र्ज समझा। सब भाइयों को उनका यह हाल लिख कर भेजा। इस बदहवाशी में बेबे की एक कान की बाली न जाने कहाँ गिर गई। दूसरी भी उन्होंने बहू को दे दी। अपने लिए एक अंगूठी बनवा लेना, मैं अब कहाँ जोखिम उठाए फिरूं। भाई का खत पा चौथे बेटे का दायित्व बोध आग्रह हुआ। वे माँ को देखने आए तो सारी बात समझ गए। उनके मन में हमदर्दी जागी। उन्होंने यह बीड़ा उठाया कि वे प्यार और अपनी जागरूक देखभाल से बेबे की घबराहट दूर कर उन्हें सामान्य कर देंगे। माँ अपने बेटे से लिपटकर बहुत रोई। बेटा उन्हें लगभग गोद में उठाकर गाड़ी पर अपने शहर ले गया। जैसा उसने सोचा फर्क भी पड़ा। बेबे के मन को कुछ धीरज मिला। डॉक्टर के कहने से उन्हें नींद की एक गोली रोज़ रात को दी जाती ताकि अच्छी नींद आने से उनका दिन सामान्य बीते। नींद की गोलियां खाने से उनमें एक विचित्र परिवर्तन आया। चूँकि वे सफ़र भी करके आई थीं, उन्हें लगा वे अपने गांव वापस आ गई हैं। वे जब तब उत्साह में आकर तैयार हो जाती और घर से चल पड़ती। अगर कोई पूछता बेबे कहाँ जा रही हो, तो यही जवाब होता, ज़रा छोटे के घर जा रही हूँ या बड़े के घर होकर आती हूँ। वो अपनी कल्पना में उस शहर को अपना गांव समझकर आत्मविश्वास से निकल पड़ती। अब बहुत मुश्किल हो गया। मियाँ बीबी दोनों नौकरी वाले थे। एक ही लड़की थी, वो भी स्कूल जाती है। बेबे कहीं निकल गई और किसी मोटर या बस के नीचे आ गई तो बेटे का माथा घूम गया। याद आए उसे वो इश्तिहार जो कई बूढ़े लोगों की फ़ोटो के साथ अखबारों में छपते थे और उसके नीचे लिखा होता था, मानसिक विक्षिप्तता से स्थिति में गुमशुदा। उन्होंने बहुत वैज्ञानिक तरीके से बेबे को समझाया। बेबे, सबसे छोटा बेटा किशन काफ़ी बड़ा होने तक तेरा पल्ला पकड़ के घूमता था। आज बड़े ओहदेदार है तो क्या, तो तेरा लाडला मलाई नहीं तो खुरचन तो सब उसी की है। तूने तो जानबूझकर उससे गांव की बहू दिखाई थी कि बुढ़ापे में सेवा करेगी। वो तो नौकरी भी नहीं करती, दिन भर तेरे साथ गप्पे मारेगी तो तेरा मन भी लगा रहेगा और इधर उधर नहीं भटकेगा। बेबी ने सोचा, चलो उससे भी आजमा लें, इस बहाने देख भी लूँगी। वैसे भी किसी सन्यासी ने बताया था मैं किसी नदी किनारे मरूंगी। शायद मेरी मिट्टी ही मुझे वहाँ बुला रही हो। सबसे छोटे के घर पहुंचकर बेबे ने गहरी सांस ली। आखिर वही हुआ जो सोचा था। कम पढ़ी लिखी गांव की बहू ही काम आई। कभी कभी बेबे उसे कहती, केसर द टीका तेरे भाग में ही लिखा है। बेबे की सबसे छोटी बहू भी बिटर बिटर देखती रहती, पता नहीं कौन सा केसर का टीका मिल जाएगा। एक तो लड़की मंदोमंद बुद्धि है और दूसरी औलादें भी कौन सी सहारा बनेंगी। एक क्लास में पास हो तब आगे बढ़ें, तब कुछ बने। इतने सालों से बीए ही नहीं हो रहा है। पढ़ाई के खर्चे और उस आधी पागल लड़की की दवाइयों के खर्चे किस किस से निपटें। बाप को तो टूर से फुर्सत ही नहीं है। मैं ही कभी कभी झाड़ फूक, कभी अस्पताल, इन चक्करों में सास की हारी बीमारी में सेवा चाकरी, खैर जितनी बन पड़े उतनी तो करूं।
जब देखो मंदो खाती रहती है, चीखती रहती। अब जब से दादी आई हैं उसके बिस्तर में ही घुसी रहती है। पता नहीं कौन सी प्यास उन दोनों को इतना करीब ले आई है। पर अब जब बेबे से खुद ही टट्टी पेशाब नहीं संभलती तो मंदो उन्हीं के साथ पड़ी रहती है। समस्याओं से घिरे किशन और उसकी बहू ने सोचा मंदो को ठीक करना है तो दादी के पल्ले से उसका हरदम बंधे रहना ठीक नहीं है। इससे वो और बीमार हो जाएगी, किसी की बात नहीं मानेगी। इसलिए अगर इसे ठीक करना है दवाइयों के साथ साथ थोड़ी सख्ती और अनुशासन भी ज़रूरी है। किशन और उसकी पत्नी ने जब ये बात बेबे को बताई तो बेबे सब समझ गई। जो वो कहना चाहते थे वो भी, और जो वो नहीं कहना चाहते थे वो भी। बेबे ने एक एक करके 5 बेटों के घर अपना अंतिम समय बिताने की इच्छा व्यक्त की। सबकी मजबूरियां देखकर उन्होंने सोचा चलो अब कुछ दिन बेटी के पास रहकर परिक्रमा तो पूरी कर लूं, फिर नए सिरे से एक मौका और दूंगी। पता नहीं कितनी उम्र बाकी है, मेरी मिट्टी कहाँ लिखी है। चलते चलते अपनी चूड़ियाँ किशन के हाथों पर देते हुए बोली, बंदो ठीक हो जाए और इसकी शादी करो तो ये चूड़ियाँ दादी की तरफ से दे देना। पता नहीं मैं अपनी आँखों से देख पाऊँ या नहीं। और हाँ किशन, छुटकी बहन को चिट्ठी लिख दे, मैं कुछ दिन उसके घर भी जाना चाहती हूँ। बड़े भारी मन से बेबे हमारे घर रहने आ गई। यहाँ मैं बेबे के आसपास घूमती रहूँ तो भी बेबे खुश नहीं होती थी। मैं बहुत कोशिश करती बेबे की उदासी की वजह जानने की, उनसे तरह तरह से पूछती, पर वो कभी अपना दुख नहीं बताती थी। बेबे आप यहाँ खुश क्यों नहीं रहती? एक दिन मैंने बहुत मजबूर करके पूछा। बेबे का गला भराया और फिर बोली, मैं हर बेटे के दरवाजे पर अपनी मौत की दुआ मांगती रही कि मेरी मिट्टी यहाँ से उठे, पर तेरे पास तो मैं अपनी मौत भी नहीं मांग सकती। अपनी सब जेवर भी मैंने बेटों में बांट दी। तेरे पास तो मैं पर नुचे पंछी की तरह आ पड़ी हूँ। यहाँ मर गई तो लोग कहेंगे 5 पूतों वाली बेटी के घर मरी। बस बेबे बस। मैंने जबरन बेबे का मुंह पकड़ लिया। बेबे ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं भी रो पड़ूं तो बेबे को कौन चुप कराएगा? बहुत धीरज धर के मैं बोली, सोच का ही फ़र्क है बेबे, क्या बेटे और क्या बेटियाँ। क्या तूने मुझे पालने में कोई कमी रखी थी? और रखी भी थी तो मेरे हिस्से में वो सब आशीषें आएंगी जो तुम मुझे मरते दम तक देगी। अब मैं कहीं जाने नहीं दूंगी तुझे। अब तक जो तूने मुझे बेटों जैसा नहीं माना तो उसकी यही सज़ा है। अब उन्हें नहीं, सिर्फ मुझे अपना एक ही बेटा समझ। आंसू रोकने की कोशिश में बेबे ने सिर पर हाथ फेरा। भीगी आंखों के हाथ उसके मुस्कुराने की कोशिश ऐसे लग रही थी मानो बरसात में धूप खिल उठी हो। दोस्तों, एक माँ की ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह की और कहानियाँ देखने के लिए कमेंट कीजिए। मेरे वीडियोस देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।